गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बताएंगे क्या प्रकाश चैप्टर चल रहा था, कल आधा बता दिए थे। आज जो जो बचा हुआ उसको बताते हैं, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? सबसे उसमें से बचा है सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हम लोग पूरा कर लिए थे। अब लोग करना प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीडियम चेंज होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नीचे वाटर है, क्या है? पानी है। नीचे क्या है? पानी है। और ऊपर क्या? एयर है। एयर मतलब हवा, और वाटर मतलब पानी, ठीक है। अब वो लाइट आ रहा है कहाँ से? हवा से आ रहा है। किस में जा रहा है? पानी में। तो माध्यम चेंज हो रहा है। मीडियम क्या होता है? जिससे अगर लाइट पास करता है उसको मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अगर हवा में लाइट जा रहा है तो हवा मीडियम हो गया, और अगर पानी में लाइट जा रहा है तो पानी मीडियम हो गया, ठीक है। तो अगर मीडियम चेंज करता है, अभी यहाँ पे दो तरह का मीडियम पढ़ेंगे। एक मीडियम होता है रेयरर और एक को बोलते हैं डेंसर। तो जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं रेयरर। और जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है मतलब उसको क्या बोलते हैं? डेंसर। रेयरर का हिंदी होता है तुम्हारा विरल। क्या बोलते हैं? विरल। और इस डेंसर को बोलते हैं हिंदी में सघन। क्या बोलते हैं? सघन, ठीक है। दो मीडियम हुआ। तो मीडियम कैसे डिसाइड होता है? जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है वो होता है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल। और जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है वो होता है सघन माध्यम। रेयर हो गया विरल, और डेंसर हो गया सरल। तो अब क्या होता है? लाइट, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखोगे तुम्हारा रिफ्रैक्शन का। जैसे अगर हम पानी के अंदर में कोई सामान डुबा के रखते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है ना। कुछ भी अगर डाल के रखोगे, एक छड़ी रखोगे या कुछ भी रोड रखोगे तो टेढ़ा दिखाई देता है। क्या, क्यों कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और अगर बोले तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं पड़ेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए पहले इसको पढ़ाते हैं। अब इधर से कोई लाइट आ रहा है, ठीक है। इधर से लाइट आ रहा है, ये आने वाला लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता तो ये सीधा जाता है ना। ये पूरा सीधा ऐसे जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या होता है? जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। कितना? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं अभिलंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। अब यहाँ प्रकाश की किरण हो क्या रही है? देखो अभी लिखोगे नहीं। पहले प्रकाश की किरण कहाँ थी? हवा में। कहाँ थी? हवा में। हवा से किस में प्रवेश कर रही है? पानी में। किसमें? पानी में। तो किस बार जा रहा है? रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर। तो ये किधर बैंड करेगा? आर से हो गया रेयर, डी से हो गया डेंसर। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो याद रखना, जब भी रेयर से डेंसर जाता है तो किधर बैंड होता है? नॉर्मल की तरफ। देखो इधर, यहाँ पे अगर यहाँ दूसरा, यहाँ भी हवा होता है, यहाँ भी हवा होता तो सीधा चल जाता, लेकिन सीधा जाता नहीं है। ये नॉर्मल इधर है ना, इधर मुड़ जाता है। इधर जाना चाहिए तो इधर बैंड कर गया, इस तरफ मुड़ गया। किधर मुड़ा? तो नॉर्मल की तरफ। किधर मुड़ा? नॉर्मल की तरफ। यहाँ नॉर्मल इसके बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। और ये बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें बराबर नहीं होता। देखो आई बड़ा है और आर छोटा है। तो यहाँ पे हो के रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। याद कैसे रखोगे? आर से हो गया आर डी शर्मा। आर डी शर्मा को क्या नॉर्मल पसंद है? आर डी शर्मा को नॉर्मल पसंद है। तो यानी रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये किधर मुड़ जाएगा? नॉर्मल की तरफ। याद रखना। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की कोई किरण, सुनना अच्छे से, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ता से भटक जाती है। उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे जाना चाहिए था उसको सीधा, लेकिन मुड़ गया इधर। इसी घटना को क्या बोले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हम पढ़े। ये दोनों में होता है, एरर टू डेंसर, और डेंसर से एरर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल से दूर हटेगा। नॉर्मल से दूर हटेगा। उसका भी यहाँ पे बना देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, लिखिए इसको, हम इधर बनाते हैं। अगर इधर वाटर होता और इधर एयर होता तो ये डेंसर मीडियम होता और ये रेयर मीडियम होता। अब लाइट इधर से आता,
ठीक है। इस बार डेंसर से रेयर में आ रहा, तो अब क्या करेगा, लाइट नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे था विरल से सघन में आया, और यहाँ उल्टा सघन से विरल में आ रहा, तो मुड़ तो जा रहा। इसी घटना को क्या बोले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे क्या हम बताएं, इधर देखो, इस अगर ये सीधा जाता तो इसका सीधा ऐसे हो जाता ना, लेकिन वो क्या क्या यहाँ से मुड़ गया। मुड़ा क्यों, यहाँ देखो, अगर तुमसे पूछा क्यों मुड़ रहा, तो क्या बोलेंगे, बोले लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग होता है। यहाँ हवा है तो यहाँ लाइट का स्पीड कुछ और है, यहाँ पानी है तो लाइट का स्पीड कुछ और है। तो अगर पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग होता है, इसलिए वो अपने पथ से विचलित हो जाती है या अपने पथ से मुड़ जाती है। तो मुड़ने का कारण क्या है, लाइट का स्पीड, लाइट का स्पीड। तो लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग माध्यम में लाइट का स्पीड अलग होता है, इसलिए अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब देखो, ये तो हम समझ गए मुड़ने का कारण क्या हुआ। कॉज मतलब कारण, कारण क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम। प्रकाश की चाल समान नहीं है, प्रकाश की चाल, हिंदी में लिख लो, प्रकाश की चाल समान नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम, उन्हें प्रकाश की चाल दोनों माध्यम में समान नहीं है। उसके बाद सीखना है, इसके दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम क्या, वहाँ जो पढ़े थे हम लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन। पहला नहीं, दूसरा मतलब इंपॉर्टेंट है, देखो दूसरा नियम जो बता रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। देखो उस नियम का नाम है स्नेल्स लॉ। क्या नाम है, आ भी चुका है एग्जाम में, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ समझो, इधर देखो, आई की जगह कुछ भी एंगल होगा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, यहाँ भी कुछ हो सकता है 30 डिग्री। तो साइन 60 बाई साइन 30 निकालेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर वैल्यू बिठाएंगे तो 60 और 30, तो कोई एक आंसर आएगा। फिर उसको चेंज कर देंगे, इधर से 60 से कर दिया मान लो 50, कितना कर दिया 50, और इधर 30 से कर दिए 20, फिर वैल्यू बिठाएंगे तो पहले जो आ रहा था अब भी वही आएगा। इसलिए कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है। तो अगर तुमसे डायरेक्ट पूछा स्नेल्स लॉ क्या है, तुमको बोलना है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। साइन ऑप्शन में रहेगा ये, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अलग अलग वेवलेंथ के लिए, यहाँ तक लिखो पहले। चलो यहाँ देखो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी कॉन्स्टेंट का एक स्पेशल नाम है। इसी कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। स्नेल का इस कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं, कभी कभी एन से दिखाते हैं, क्लास 10 तक तो एन से दिखाया, उसके ऊपर हायर लेवल में जाओगे तो उसको म्यू से दिखाता है, एन और म्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट का नाम है साइन आई बाई साइन आर। इसी को हम लोग दिखाते हैं किससे, तो एन से भी दिखाया जाता है और म्यू से भी दिखाया जाता है, किससे, म्यू से। और इसी एन और म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर, जहाँ एन इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। और बताते हैं इसके बारे में, पहले जल्दी इसको लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे दिखाएं, एन से, किससे, एन से। आप थोड़ा समझोगे अच्छा से, ये कौन सा मीडियम है, एयर, ये क्या है, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट का स्पीड कुछ होगा, हम मान लेते हैं v1, क्या है, इसमें लाइट का स्पीड कुछ होगा, उसको मान लेते हैं v2, क्या हो सकता है, इसमें कुछ और हो, इसमें कुछ और हो, दोनों को अलग अलग होगा भी अलग, इसलिए इसको v1 मान लिया और इसको v2। आप समझना सर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको निकालना है सेकेंड मीडियम का। तो शुरुआत में लाइट कहाँ सर, हवा से जा रहा है पानी में, तो पहले लिखेंगे वाटर, निकालते हैं सेकंड मीडियम का। पहले क्या, वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, आ कहाँ से रहा, एयर से, ऐसे लिखते हैं। ए डब्ल्यू ए का मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है पानी का अपवर्तनांक, पानी का
अपवर्तनांक किसके तुलना में? हवा की तुलना में। तो जो फर्स्ट में रहेगा उसी का निकाल रहे हैं। फर्स्ट में कौन है? डब्लू। कौन है? डब्लू। उसका निकाल रहे किसका तुलना में? एयर का तुलना में। डब्लू फॉर वाटर, ए फॉर एयर। तो यहाँ लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। इसका वैल्यू कितना हुआ देखो, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और स्पीड चेंज होगा, याद रखो स्पीड अलग लिखेंगे। देखना पहले लिखे हैं वाटर, पहले लिखे हैं वाटर, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या वाटर है, तो वाटर का अपोजिट में क्या? एयर, यानी उल्टा। एयर का स्पीड ऊपर और वाटर का स्पीड नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और थोड़ा सा देखो, जान लो। अगर इधर ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास मतलब वाटर का निकाल रहे हैं किसका रेस्पेक्ट में? ग्लास मतलब कांच, कांच का अपवर्तन। तो ये क्या होता है? जस्ट उल्टा होता। अगर 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब पलट देंगे, यहाँ डब्लू पहले है जी बाद में, तो जी को पहले कर देंगे, डब्लू को बाद में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था देखो, वहाँ पे दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, दिया था 1.33, 1.33, और पूछा था कि ग्लास का बताइए वाटर के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पानी का पता है, अब पूछ रहा है कि इसका ग्लास का, इसका पूछ रहा है, तो जो पहले है उसका दिया है। ठीक है, पहले कौन है? वाटर, तो वाटर का कितना दिया? 1.33। हमसे पूछ रहा है किसका? ग्लास का। तो बस कुछ नहीं, इसको पलट देना, पलट देना मतलब 1 बाई करके दे देना, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी 1/1.33। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखिए चलिए यहाँ देखिए, अब पढ़ना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसमें सिर्फ यही देखना है कि अगर पहला माध्यम हवा है, पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम कुछ भी हो, मतलब लाइट आ रहा है हवा से, चाहे वो किसी में भी जा रहा हो, या तो पानी में जा रहा है या तो ग्लास में जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहला माध्यम क्या होना चाहिए? हवा। ठीक है, तो अगर पहला माध्यम हवा है, ठीक है, अगर पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम कोई भी कोई भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये द फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड द सेकंड मीडियम इज एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, यहाँ पानी हो, ठीक है, ग्लास हो, कुछ भी हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अगर पहला मीडियम एयर हो, हम क्या बोलें? पहला मीडियम, हम यहाँ एयर, और दूसरा मीडियम क्या लिए यहाँ पे? वाटर। दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। इक्वल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। उल्टा लिखते हैं, देखो यहाँ पे पहले कौन है? डब्लू। पहले कौन है? डब्लू, लेकिन उसका स्पीड को कहाँ लिखे? नीचे। और बाद में कौन है? एयर, उसको कहाँ लिखे? ऊपर। दोनों में बस इतने ही 4 रिलेशन देते, बोला इसमें से कौन सा सही है। तो ये पहला मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको लिख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और थोड़ा सा, अगर 3 मीडियम है, मान लो यहाँ पे एयर है, क्या है? एयर। एयर से लाइट गया वाटर में, किसमें गया? वाटर में। ठीक है, पानी था, पानी से हवा था, हवा से किस में गया? पानी में। फिर चल गया शीशा में, फिर कहाँ चला गया? शीशा में, फिर हवा में निकल गया। देखो कितना मीडियम, हवा से पानी में, पानी से शीशा में, और शीशा से हवा में। इसको कैसे लिखेंगे जानते हो? क्लास 12 में है, लेकिन सीख लो थोड़ा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले किस में है? एयर में। एयर लिखे, एयर से कहाँ गया? वाटर में। फिर देखो वाटर से कहाँ गया? ग्लास में। वाटर का डब्लू, जिससे ग्लास। फिर किस में? ग्लास से किस में गया? एयर में। इक्वल टू कितना होता है? 1। बस हो गया। चलो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रे डायग्राम्स रूल्स। ठीक है, किस में? इन कनकेव मिरर, इन कनकेव मिरर।
मतलब अवतल दर्पण में कि रे डायग्राम या किरण बनाने की जो नियम्स होते हैं वो पढ़ना, ठीक है। 4 नियम पढ़ना। देखो पहला क्या, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। कौन सा, अवतल। कनकेव मिरर मतलब क्या हो गया, अवतल दर्पण। कनकेव का हिंदी क्या होता, अवतल। यहाँ से ये क्वेश्चन देता, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब रुको, अभी कुछ लिखोगे नहीं। बीच वाला पॉइंट को बोलता है पोल। क्या बोलता है, पोल। ये बीच में एफ हो गया, और उसका बीच में क्या हो गया, सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर कल पढ़ा दिया था सारा। एकदम एफ कहाँ होता है, बीच में। एफ कहाँ होता है, बीच में। अब देखो कैसे बनाते हैं। पहला नियम क्या होता है, इस तरह का 4 बनाना होगा। कितना, 4। आप लोग बना के रेडी रहिए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 1 2 हो गया। इधर 3 बनाते हैं। अभी नियम बता रहे हैं, उसका इसका 6 केस पढ़ना। चलो अब नियम देखो, नियम बता रहे हैं। देखो पहला नियम ये है प्रिंसिपल एक्सिस, को हिंदी बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है ऐसे। देखो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर ये वाला है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरणें आती है तो किससे पास करती है, फोकस से। किससे पास करती है, ठीक है। तो हम क्या देखें, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। मतलब टकराने के बाद किससे जाएगा, फोकस से। पहला नियम। दूसरा नियम देखो, अगर कोई रे फोकस से पास करता है, किससे पास करता है, फोकस से, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समांतर हो गया। कब, फोकस से गुजरा तब। अब उसके बाद तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम देखो, अगर कोई रे सेंटर से जाता सी से, तो जिस रास्ता से गया था उसी रास्ता से वापस आ जाता। चौथा नियम देखो, अगर कोई पोल से टकराएगा डायरेक्ट, यहाँ अगर 30 डिग्री बना रहा था, 30 डिग्री बना के यहाँ से निकल जाता। 4 नियम, समझ गए, जल्दी इसको नोट कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो पढ़ते हैं। वस्तु को अलग अलग जगह पे रखेंगे और वहाँ पे हम उसका कहाँ पे बनता है, 6 केस पढ़ना हमको, ठीक है। अलग अलग वस्तु का पोजीशन के अनुसार क्या होता है, उसका प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग बनेगी। देखो हम लोग कहाँ कहाँ पे रखते हैं, अभी लिखोगे नहीं, बिल्कुल पहले सीख लो। वस्तु को अलग अलग जगह पे रखेंगे और प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनेगा। कितना, 6 केस कैसे बनता है देखो। अगर वस्तु बहुत दूर से है, मतलब सूर्य से जो किरण आ रहा है, चंद्रमा से जो किरण आ रहा है, वो सब तो बहुत दूर है। वो सब क्या है, बहुत दूर है। तो उसको मानते हैं, कितना दूर है पता नहीं, बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको मानते हैं अनंत। क्या मानते हैं, अनंत, इन्फिनिटी। तो पहला केस क्या होगा कि वस्तु बहुत दूर पे है, इन्फिनिटी पे, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, सी और एफ इन्फिनिटी के बीच में वस्तु, यहाँ ये जो तीर दिखा रहा है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा ये हो गया दूसरा केस। तीसरा सी पर, तीसरा सी पर। चौथा केस सी और एफ के बीच में। पांचवा एफ पर, और छठा क्या हो गया, एफ और पी के बीच में। 6 केस पढ़ना। तो अलग अलग जगह पे वस्तु को हम रखे हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और इसको याद रखने का तरीका भी आसान है। इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। देखो याद कैसे रखते हैं, इसको मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं, 1, ये 2, ये 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब सुनना अच्छा से देखो, इधर यहाँ से हम लोग क्या, कितना तक लिखे, 6 तक। अब इधर से आते हैं, इधर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक छोड़ के बस। यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5, और ये जो 6 का था ना, इसका सिर्फ याद रखना है कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता। तो यहाँ पे लिख दिए। तो बस एक चीज़ है छोड़ना, कि जब इधर से गिनते हैं तो एक को छोड़ते हैं, एक को छोड़ के आगे लिखते हैं। अब देखो कितना आसान हो गया, याद रख लोगे इसी से। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी जब वस्तु अनंत पे हो, अभी लिखोगे बिल्कुल नहीं, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। यहाँ 2, यहाँ भी 2। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और सी के बीच में हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ सी और एफ के बीच में। अब और आगे चलो,
अगर सी पे है तो सी पे ही बनेगा। अगर वस्तु सी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर। यहाँ 4, यहाँ भी 4, यानी सी और एफ के बीच में वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से आगे, सी से आगे। फिर 5 देखो, अगर यहाँ 5 और यहाँ 5, यानी फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। हो गया। छठा में पढ़ते हैं, अगर वस्तु पी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। बस खत्म हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यूथ है हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेना है। किस में लेना, माइनस में, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में कब लेते हैं, अवतल रहेगा तो माइनस में और उत्तल रहेगा तो प्लस में, ठीक है। बनाते कैसे है, तो एक वस्तु, इसको अगर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कोई वस्तु किस अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है और उस दर्पण का जो फोकस दूरी है वो कितना, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ये पूरा क्वेश्चन हुआ। बनाते हैं इसको। कौन सा ये है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, मिरर यानी दर्पण सूत्र से। कौन सा सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र से। आप हिंदी लिखो इंग्लिश, दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। देखिए v के बारे में पता नहीं, v क्वेश्चन है। u कितना, u है मेरा -25, u हमेशा माइनस में। फोकल लेंथ कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 1/v प्लस माइनस, ये माइनस को ऊपर भेजा, -1/15। सॉल्व कैसे करें, ये माइनस में इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाए, प्लस में। 1/v देखोगे अच्छा से, -1/15, और ये क्या है, माइनस में, इसको इधर लाएँ तो प्लस में। 15 और 25 का एलसीएम कितना हुआ, 75। कितना हो गया, 15 का पढ़ा हम 75, कितना बार में आएगा, 5 बार में। 25 का पढ़ा हम 75, कितना बार में, 3 बार में। उसके बाद देखोगे प्लस माइनस तो घटा देंगे, 5 से 3 गया तो 2/75। अब पलट देंगे, इधर भी पलटेंगे इधर भी पलटेंगे साथ में। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला इधर भी पलट दिए, 75/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 75 का आधा कितना, 37.5, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकल गई, -37.5। इसके बाद लिखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बनाते हैं। भी पता चल गया। इसके बाद हम लोग निकालते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन। m = होता है मिरर -b/u, क्या होता है, -b/u। ध्यान दोगे, माइनस का माइनस, और भी कितना मिला, -37.5। कितना मिला, -37.5। u कितना है, -25। u कितना है, -25, ठीक है। यस का माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे देखो किस में आ गया, माइनस में। किस में आ गया, माइनस में। अगर ये माइनस में आ गया तो m क्या हो गया मेरा, अगर इसको सॉल्व करें, पॉइंट डालें, कितना हो गया, 0। काट सकते हैं, 25 से काट ही देंगे। 25 बच्चे, 25 दहें 150, 25 दहें 150। 25 से इसको काटे, 25 से 25, 12 बचा, 15 बार में। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। कितना आ गया, -3/2, -3/2। अब देखो हमको सिर्फ इससे लेना देना क्या, माइनस में कि प्लस में। तो हम देख रहे हैं किस में, माइनस में। अगर माइनस में है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, याद है हम बता रहे थे ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। हिंदी में क्या बोलेंगे, वास्तविक तथा उल्टा। इसको जल्दी नोट कीजिए, आगे बनाते हैं। m निकल गया। m के बाद हम लोग पढ़े, देखो m = पढ़े हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। m पता चल गया, कितना, -3/2। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, वस्तु की ऊंचाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर ना। क्रॉस करेंगे, 2 हाइट ऑफ इमेज और 4 तिया 12, 4 तिया
12, हाइट ऑफ इमेज कितना निकल गया, -12/2, काट देंगे 2 6 जा 12, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया -6। लेकिन हम हमेशा प्लस में लेते हैं, इसलिए बोले प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, माइनस नहीं लेते। माइनस से सिर्फ बताता है कि इमेज जो बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। बस हो गया, इस टाइप का न्यूमेरिकल देता है। और भी क्वेश्चंस हैं? इस चैप्टर्स में जितना भी था सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया इस टाइप का, बस इतना ही रिवीजन करना, टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं है। अब हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।